तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका ओवर पावर एक्सप्लेनर चैनल में। शुरुआत में मेन कैरेक्टर के पिता मेन कैरेक्टर से कहते हैं सुहो, तो मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ। तो उसके पिता कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे परिवार के मर्चेंट ग्रुप लीडर की पोजीशन लो। ये सुनकर वो कहता है लेकिन क्यों, मैं तो छोटा बेटा हूँ आपके परिवार का और ये पोजीशन तो बड़े बेटे को मिलती है। तो उसके पिता कहते हैं तुम उन सभी से ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुमने ही हमारे परिवार को इतना आगे पहुंचाया है और तुम ही थे जो छोटे से बड़े हमारे पूरे के पूरे मर्चेंट ग्रुप को ले गए। तो मेन कैरेक्टर अपने पिता से कहता है मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेने वाला। और वो कहता है मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूँ, मुझे बिजनेस के बीच में डिनर में बुलाएंगे और मेरे साथ बातें करेंगे और मुझे उनके बीच में बोर होता है, मैं इसे नहीं करने वाला। ये सुनकर उसके पिता उसे शांति से देखने लगते हैं और फिर वो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। उसके पिता उससे कहते हैं ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा सुहो। और उसी समय हमें दिखाया जाता है उसके पिता का कटा हुआ चेहरा। फिर एमसी बताता है सब कुछ जल गया, हमारी फैमिली में जो भी था वो पूरा का पूरा जल चुका था, सब मिट गया। जो मुझे प्रोटेक्ट करती थी वो मारी गई, मेरा भाई वो भी मारा गया, हमारे पवेलियन के मिस्टर जांग और हमारे जनरल सिल्वर रैंक के सब मारे गए मेरे आंखों के सामने, जिन्हें भी मैं जानता था। और गाइस, ये था अपना एमसी जो कि घायल हालत में पड़ा हुआ था। वो बताता है ये सब हुआ इस इंसान की वजह से। और उसके सामने एक तलवार लेकर खड़ा था व्हाइट हेवन मर्चेंट ग्रुप का लीडर नामगुंग कांग। वो एमसी के गर्दन पर तलवार रखता है और उससे कहता है तुम्हें मारने में तो मुझे भी शर्म आ रही है। तभी एमसी उससे कहता है व्हाइट हेवन के मर्चेंट ग्रुप के लीडर, क्या तुम मुरीम अलायंस के अंडर नहीं हो? मुझे लगा था कि तुम इस बार लीडर बन जाओगे, लेकिन तुमने इतनी गी हुई हरकत कर दी। तो वो कहता है मुझे हायर अप्स की चिंता नहीं है, मुझे बस मेरे बिजनेस की चिंता है। मैंने तुम्हें मारा क्योंकि मुझे चाहिए था पैसा, बस और बस पैसा। तो एमसी उससे कहता है तुम इतने ज़्यादा स्किलफुल नहीं थे, इसलिए तुमने हमें मारने का निर्णय लिया। ये कितना ज़्यादा मजाकिया बात है। तो वो कहता है क्या? तो एमसी अपने हाथ में पावर को गैदर करता है और कहता है तुम क्या मूर्ख हो? और उसकी तरफ अटैक करता हुआ कहता है तुम्हारी माँ का भरोसा। तभी वो बुड्ढा एमसी के पेट पर लात मारता है और उसे पीछे गिरा देता है। एमसी जो कि नीचे बैठ चुका था, वो बुड्ढा एमसी से कहता है मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए था, तुम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो, अब मुझे तुम्हारे पूरे के पूरे परिवार को खत्म ही करना होगा, गुड बाय। और गाइज, वो एमसी का गला ही काट देता है। एमसी कहने लगता है अब सब खत्म हुआ, क्या मुरीम अलायंस के अंदर हमारे परिवार की कोई अहमियत नहीं है? काश मैंने छोटी उम्र से ही मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया होता और हमारे परिवार में और भी पावरफुल लोग होते तो आज हमारी हालत ऐसी ना होती। तभी एमसी की आंखें खुलती है। कोई एमसी को यंग मास्टर का कर जगा रहा था। उसके सामने एक बंदा खड़ा था जो एमसी से कहता है आज आपका पहला दिन है, तो आप सो कैसे गए? एमसी अपनी आंखें को मसलता हुआ अपने मन में सोचता है अभी क्या हो रहा है, मैं क्या जिंदा हूँ? तभी एक बंदा एमसी को कुछ पढ़ाने लगता है। एमसी अपने मन में सोचता है मुझे धुंधला दिख रहा है, क्या मैंने सही सुना? तभी वो बंदा भी एमसी को धुंधला दिख रहा था। एमसी मुक्का बनाकर उसे मारते हुए कहता है नाम गुंग कांग बास्टर्ड। तभी वो बंदा उसे डोज कर लेता है और एमसी के सर पर अपनी छड़ी से मारता हुआ कहता है क्या तुम सपने में देख रहे हो? तो एमसी अपनी आंखें खोलता है और अपने मन में सोचता है ये कौन सी फीलिंग है, ये तो नामगुंग कांग नहीं है, ये तो कोई और है, और ये है चीफ ऑफ इंटरनल अफेयर्स यू सोक। तभी एमसी अपने मन में सोचता है मैं तो मर गया था ना, तो मैं जिंदा कैसे हूँ? और वो उससे कहता है अभी हो क्या रहा है? तो वो बंदा एमसी से कहता है तुम क्या अभी तक नहीं उठे? और गुस्से में कहता है मैंने तीनों यंग मास्टर्स को पढ़ाया, लेकिन तुम सबसे अलग हो और सबसे स्पेशल भी। तभी वो एमसी को डरा रहा था और एमसी उससे कहता है अरे ये तो मेरी मिस्टेक थी, मैं तो नींद में था ना। तभी वो बंदा एमसी को सजा दे देता है दीवार के पास सर झुकाकर बैठने की। फिर एमसी एक चेयर पर बैठकर अपने घाव को देख रहा था। वो अपने मन में सोचता है मुझे लगा मैं उस समय मर चुका हूँ, लेकिन वो यू सोवक मुझ पे गुस्सा क्यों थे? मुझे याद है उन्होंने लास्ट ईयर मुझे हार्वेस्ट सप्लीमेंट एनालिसिस के बारे में बताया था और बिजनेस के बारे में भी मुझे उन्होंने बहुत कुछ बताया था, लेकिन जब मैं उन्हें ये बताता हूँ तो वो
मेरा ही मजाक उड़ाते हैं और मुझे ताने मारते हैं, जिससे कि मेरे कानों से भी खून निकलना लग जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? तभी एमसी एक लड़की का नाम लेता है, इयोंग, और वो ऊपर से आती हुई कहती है, हाय यंग मास्टर। तो एमसी उसे देखता हुआ उससे पूछता है, मैं कितने साल का हूँ अभी? तो वो नीचे आती हुई कहती है, क्या मार खाने की वजह से आपकी याददाश्त भी चली गई है क्या? तो वो कहता है, बस मेरे सवाल का जवाब दो। तो वो अपने बालों में हेयर पिन लगाती हुई कहती है, आप हो 15 साल के और आपका 15वां जन्मदिन कल ही है। तो एमसी कहता है, क्या 15वां जन्मदिन? फिर एमसी अपने मन में सोचता है, लेकिन मैं तो 48 साल का था ना। फिर वो कहती है, क्या एक पंच की वजह से आप क्या दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है? मुझे क्या डॉक्टर को बुलाना चाहिए? तभी एमसी अपने हाथों को देखने लगता है और अपने मन में सोचता है, हाँ, अब मेरे हाथ में छाले भी नहीं पड़े हुए। और वो अपने गाल पर थप्पड़ मारता है, जिसे देखकर वो गार्ड चौंक जाती है और उससे कहती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए यंग मास्टर। तो एमसी कहता है, हाँ, ये दुख रहा है। तो वो कहती है, ऑफ कोर्स ये दुखेगा ही। फिर एमसी अपने मन में सोचता है, मुझे लगा कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मेरी मेमोरीज में तो वही है। मरे हुए सारे के सारे लोग, मेरी फैमिली और मेरे रिलेटिव्स, सारे के सारे मेरी आंखों के सामने मरे हुए पड़े थे। उस व्हाइट हेवन मर्चेंट ग्रुप के लीडर ने सभी को मार दिया और मेरी गर्दन को भी काट दिया था। वो सब सच था, लेकिन अब मैं पास्ट में आ गया, तो अब मैं सब कुछ बदलूंगा और अपना बदला लूंगा। फिर वो अपने मन में सोचता है, मेरी पिछले जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं हुई थी जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। उन घटनाओं से मैं परिचित हूँ और मुझे याद है कि उन्हें सॉल्व कैसे करना है। तो अब मेरे पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है और अब मैं मुरीम अलायंस के विरुद्ध खड़ा हो सकता हूँ। तभी वो अपने मन में सोचता है, रुको, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो। क्योंकि गाइज एमसी को एक पुरानी बात याद आ चुकी थी और वो उस गार्ड से कहता है, क्या कल ही मेरा वो जन्मदिन है ना 15वां? तो वो भी कहती है, हाँ, क्या आपके साथ कुछ गलत हुआ है? तो एमसी जोड़ने लगता है, 1 2 3। फिर अपने मन में सोचता है, ये इतना भी बुरा नहीं है, और उससे कहता है, यूं। तो वो भी कहती, क्या हुआ? तो वो कहता है, हमें कुछ करना है अभी के अभी। तो वो कहती, क्या? और उससे कहती है, मुझे पता है आप किशोरावस्था में जा रहे हैं, लेकिन ये करना अच्छी बात नहीं। तो एमसी कहता है, अरे वो नहीं। तभी एक हमें बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक डिब्बी को खोलकर उसके अंदर कागज को जलाकर रख देता है। फिर एक दूसरे बंदे से कहता है, क्या हम ये कर सकते हैं ना? हमें उस यंगेस्ट सन को मारना होगा, वो अभी बिजनेस को सीख रहा है। मैंने सुना कि वो स्किलफुल है और उसकी गार्ड वो मार्शल आर्ट में पावरफुल है। तभी वो बंदा कहता है, मैंने इसके बारे में सुना है, रियलिटी तो यही है, लेकिन अच्छा होगा अगर वो किसी बीमारी के कारण मारा जाए, क्योंकि उसे तो मार्शल आर्ट भी नहीं आती। तो हम आराम से प्लेन को अंजाम दे सकते हैं, उस गार्ड की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी वो बंदा कहता है, हाँ, मैं सब के सब करूंगा, अगर कोई मुझे दोषी मिला तो मैं उसे मार दूंगा। तभी वो बंदा कहता है, मैंने सुना कि आपने मास्टर को सर्व किया था। तो वो भी कहता है, मास्टर? तभी वो बंदा कहता है, हाँ। फिर वो दोबारा कहता है, युंगवा मर्चेंट ग्रुप के यंगेस्ट सन को मैं जल्द के जल्द मार दूंगा, ये उसका भाग्य है। और वो तड़पेगा जैसे मैं तड़पा था। और गाइजा में फिर उस बंदे की शक्ल को दिखाया जाता है। वो एमसी के बारे में ही सोच रहा था, जब भी हमें उस गार्ड को दिखाया जाता है जो कि एमसी से कहती है, यंग मास्टर। और उसका यंग मास्टर एक बंदे के ऊपर बैठकर दूर तक दूरबीन से देख रहा था। वो कहती है, आप क्या कर रहे हो? तो एमसी कहता है, मुझे परेशान करना बंद करो, मैं कुछ देख रहा हूँ। तो वो गुस्सा हो जाती है। तभी एमसी कहता है, मुझे वहां पर कोई काम की चीज दिख रही है उस जगह पर। तो वो गार्ड भी कहती है, क्या काम की चीज? तो एमसी कहता है, फॉर एग्जाम्पल। और फिर हमें उस फ्रूट को दिखाया जाता है जो कि पेड़ पर लदा हुआ था। और एमसी उसे देखता हुआ कहता है, मुझे वो मिल गया, सबसे ज्यादा बेस्ट मेडिकल मेडिसिन, वो भी जोंग युआन में। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एमसी और उसके गार्ड की तरफ। वो गार्ड एमसी से कहती है, प्लीज आप यहाँ से भाग जाइए। तो एमसी कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना कहाँ पर भागूंगा? तो वो गार्ड उससे कहती है, ये मेरी ड्यूटी है, तो कृपया यहाँ से जल्दी भागिए। मैं मरना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या आप मेरी मृत्यु को जायज जाने देंगे? तभी एमसी कहता है, लेकिन। तो वो कहती है, कृपया यहाँ से भागो यंग मास्टर, आपने तो मेरी कभी नहीं सुनी, लेकिन क्या तुम चाहते हो कि मेरी मृत्यु मृत्यु वर्थलेस हो? तो यहाँ से चले जाओ लड़के। और गुस्से में आ जाती है। तभी बाहर से और भी लोग आ जाते हैं और कहते हैं, हमने उन्हें ढूंढ लिया। तभी वो गार्ड अपनी तलवार को उठाती है और उनकी तरफ बढ़ जाती है उन्हें मारने के लिए, और कहती है, शायद मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी, तो आप चले जाना।
समझ गए? और एमसी की तरफ देखने लगती है। एमसी अपने मन में सोचता है, ये 2 लोग हैं जिन पर मैं भरोसा करता हूँ। एक है मेरी गार्ड ईयूनएम और दूसरा है ये मेरा सर्वेंट पेलगाप। और एमसी अपने मन में सोचता है, मुझे पता है इस मेडिसिन के लिए पहले बहुत ही ज़्यादा खून खराबा हुआ था, पर अब ये मैंने ढूँढ ली है। तभी वो गार्ड एमसी से कहती है, आप कहाँ पर देख रहे हो? तो एमसी उससे कहता है, क्या तुम्हें वो नहीं दिख रहा? और उँगली करता हुआ कहता है, वो है वहाँ पर। और वो उँगली कर रहा था एक बेर की तरफ। वो उसके बारे में बताता है, ये बेर 1000 ईयर ओल्ड सोनो जिनसेंग के बराबर है और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद बेर है। तभी वो गार्ड भी उसे देखती है और एमसी से कहती है, क्या आप उसकी बात कर रहे हो? तो एमसी उससे कहता है, हाँ, वो एक ऐसी मेडिसिन हर्ब है जो कि मेरा इलाज कर सकती है। तो वो गार्ड एमसी से कहती है, हमारे पास भी मेडिसिन की कोई कमी नहीं, तो आपको इसकी ज़रूरत क्यों है? तो एमसी अपने मन में सोचता है, इसे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये मेडिसिन ही मेरी हालत को सुधार सकती है, क्योंकि मेरे पास है मिस्टीरियस ड्रैगन स्टार फिजिक। ये फिजिक बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और ये जन्मजात स्ट्रॉन्ग इन एनर्जी के साथ आती है। अगर ये फिजिक किसी लड़की के पास हो तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लेकिन अगर ये किसी लड़के के पास होती है तो यिंग और यांग के असंतुलन होने के कारण वो बीमार पड़ जाता है और इसका कोई इलाज नहीं है। पिछले जीवन में तो मुझे इसका इलाज बहुत ही ज़्यादा लेट पता चला था, लेकिन इस बार मुझे पता है कि इसका इलाज कैसे करना है, इस आइस स्नो बेयर के ज़रिए। तभी वो गार्ड एमसी से कहती है, क्या आप मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे? तो एमसी कहता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन कृपया ये बेयर मेरे लिए तोड़ कर लाओ। तो वो गार्ड भी कहती है, ठीक है, मैं ये लेके आ जाऊँगी, शायद यही मेरा काम है। और वो वहाँ से जल जाने लगती है। पीछे से एमसी और वो पालगाम उसको सपोर्ट करते हैं। तभी एमसी अपने मन में सोचता है, मुझे नहीं पता इस जीवन में मैं अपनी गार्ड से ज़्यादा पावरफुल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, लेकिन इस जीवन में मैं इसे मरने नहीं दे सकता। और वो गार्ड उस फ्रूट के पास आ जाती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी जैसे ही अपने घर के बाहर निकलता है तो 2 सर्वेंट बाहर से एमसी को गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो एमसी भी कहता है, गुड मॉर्निंग आप दोनों को ही। और वो उन दोनों सर्वेंट को भी गुड मॉर्निंग कहता है। तो गार्ड भी कहती है, श्योर, तुमने तो उस दिन हमारी जान ही निकाल दी थी। तभी एमसी वहाँ से जाने लगता है और वो 2 सर्वेंट उसकी गार्ड के पास आते हैं और उससे कुछ पूछने लगते हैं। तो वो कहती है, क्या? तो वो एमसी के बारे में पूछते हैं, क्या वो आपको बदले बदले नहीं लग रहे? पहले से और भी ज़्यादा एनर्जेटिक। और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। पहले जब मैंने देखा था तो वो मेरे यहाँ तक आते थे, लेकिन अब मैं देखता हूँ तो वो कितने ज़्यादा लंबे हो गए। तो दूसरा बंदा भी कहता है, हाँ, मैंने भी उसे नोटिस करा। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जो कहती है, हाँ, उनका चेहरा भी बदल चुका है और वो पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो चुके हैं। मुझे तो लगता है कि वो सुंदरताओं में सारे आदमियों से ज़्यादा है। लेकिन वो गुड मॉर्निंग कह रहे थे उस इंटरनल अफेयर मिनिस्टर की तरह, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुनने से ओल्ड लग रहा था। तभी वो गार्ड ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है, यहाँ से जाओ अपने काम पर, यंग मास्टर के बारे में ऐसी बातें मत करो। तो वो सर्वेंट भी कहता है, हाँ, अब वो एडल्ट बन चुके हैं। तभी हमें एमसी के बारे में बताया जाता है, रिसेंटली इस यंग मास्टर ने उस फ्रूट को खा लिया और अपने कल्टीवेशन को बढ़ाकर अपनी बॉडी को रीबोर्न करा है। तभी एमसी को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों गार्ड से कहता है, अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। और वो गार्ड अपने मन में सोचती है, हाँ, ये बदले-बदले तो लग रहे हैं, लेकिन जब तक ये ठीक रहेंगे तो हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। और वो जाती हुई अपने मन में सोचती है, अगर ये बीमार पड़े तो मैं इन्हें मार दूंगी। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एमसी से कहता है, अभी कैसे? और वो खड़ा होता हुआ कहता है, तुमने बस 2 घंटे में ही इस पूरे के पूरे काम को कैसे निपटा लिया? देखा जाए तो ये काम 2 दिन का था, लेकिन तुमने इसे कैसे किया? और गाइस, ये था फाइनेंस पवेलियन का मेंबर ये चांग यू। तो एमसी उसे देखता है और कहता है, वेल, ये काम बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, इसलिए मैंने इसे पूरा कर लिया। मुझे इसमें ज़्यादा परेशानी भी नहीं हुई। और एमसी अपने मन में सोचता है, शायद पहले मैं बहुत ही ज़्यादा समझदार था, इसलिए ये काम मैंने आसानी से कर दिया, लेकिन अभी तो मैं बेवकूफ़ हूँ क्योंकि मेरी एज भी कम है। तभी वो बंदा अपनी चश्मे को ऊपर करता हुआ कहता है, मुझे रूड होने के लिए माफ़ करना, लेकिन आप ये काम इतना जल्दी नहीं कर सकते, कुछ तो गड़बड़ है। क्या मैं आपके बारे में दूसरों को भी बताऊं? ये बात मैं लीक नहीं करना चाहता। तो एमसी कहता है, आपका क्या कहना है? क्या आप मुझसे कुछ बोलना चाहते हैं? तो वो कहता है, हाँ, आपने ये काम बहुत ही ज़्यादा जल्दी पूरा किया और
वो अपने मन में सोचता है, कुछ दिनों पहले नींद से उठने के बाद इसने इंटरनल अफेयर्स के मिनिस्टर को भी मारा था। तो क्या ये काम सही किया होगा इसने? मुझे यकीन है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी एमसी अपने मन में सोचता है, मुझे याद है ये किस बारे में सोच रहे हैं, और उनसे कहता है, क्या आप मुझसे एक शर्त लगाना चाहते हैं? तो वो कहता है, नहीं, वो कौन सी शर्त होगी? तो एमसी बताने लगता है, ये शर्त होगी इंटरनल अफेयर्स के मिनिस्टर के बारे में, और देखते हैं कि मेरे किए गए काम को वो पास करेंगे या नहीं। तो वो बंदा भी कहता है, हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी डील है, तो तुम यहाँ से भागोगे तो नहीं? तो एमसी भी कहता है, वेल, जो होगा देखा जाएगा। तभी वो बंदा कहता है, ठीक है, इतना एरोगेंट होने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें लेसन सिखाने का वक्त आ गया है, तो हम बेट पर क्या लगाएंगे? तो एमसी बताने लगता है, जो भी हारेगा वो इसी जगह की ध्यान रखेगा। तो वो बंदा भी कहता है, ऑल राइट। फिर एमसी एक और शर्त रखता है, और इसके साथ ही उसे मेरे भाई की शादी में जीरो टू डांस भी करना होगा। आपका क्या सोचना है? और फिर हमें जीरो टू डांस के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसा ट्रेडिशनल डांस है जो कि चाइना में किया जाता है। तभी ये सुनकर वो बंदा भी गुस्सा हो जाता है और एमसी से गुस्से में कहता है, सीरियसली तुम मुझसे अभी ये कह रहे हो? और वो गुस्से में एमसी से कहता है, अब तुम्हारी यही शर्त होगी ना, तो यहाँ से भागना मत। तो एमसी भी कहता है, देखते हैं कौन भागेगा। तभी पीछे से एक बंदा आता हुआ कहता है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत गुस्सा हो। तो वो बंदा उस बंदे पर गुस्सा करता हुआ कहता है, ये दो आदमियों की बात है, यहाँ से जल्दी निकल जाओ। तो वो बंदा बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। फिर हमें उस मिनिस्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि एमसी के काम को देख रहा था। वो कहता है, मुझे नहीं लगा था यंग मास्टर, लेकिन आपने इतना जल्दी इस काम को इतना परफेक्ट तरीके से किया है। ज्यादातर पवेलियन के लीडर्स इस काम को करने में कैपेबल नहीं है। यह सुनकर वो बंदा चौंक जाता है और उस मिनिस्टर से कहने लगता है, ध्यान से देखिए, कोई तो मिस्टेक निकली होगी। तो वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तो वो चिल्लाते हुए कहता है, आपने अभी तक मुझे भी पास नहीं किया है ऐसे कामों में, और आपने इसे कैसे कर दिया? तो वो मिनिस्टर उस बंदे के सर पर डंडा मारता है और उससे कहता है, तुम बेवकूफ। और एमसी अपने मन में सोचता है, देखा जाए तो मेरी स्किल्स इतनी भी बेहतर नहीं है इस बंदे के मुकाबले। पहले ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्किलफुल हुआ करता था। तभी एमसी उस बंदे के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, फिर भी कुछ भी हो, मैं आपको देखना चाहता हूँ वो डांस करते हुए। यह सुनकर वो बंदा एमसी को जाने से रोकने लगता है, लेकिन एमसी वहां से चला जाता है और जाते हुए अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। तभी एक बंदा उसे देखता हुआ कहता है, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे मूड में लग रहे हो। और उससे कहता है, तुम्हारे भाई और तुम्हारे पिता तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन तुम देखो तो सही कितने ज्यादा खुश हो, तुम कमीने। और गाइस, ये था एमसी का सेकंड भाई, यून जी हो। एमसी उसके बारे में अपने मन में सोचता है, ये भी पहले मारा गया था। और एमसी उससे कहता है, जुन हो। तो वो कहता है, मुझसे फ्रेंडली बातें करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो एमसी अपने मन में सोचता है, हाँ, इस समय हमारे हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। फिर वो बंदा एमसी से कहता है, तुम्हें बिजनेस के बारे में नहीं सीखना चाहिए क्योंकि तुम दोबारा बीमार पड़ सकते हो। तो एमसी अपने मन में सोचता है, वेल, ये कह तो सही रहा है, लेकिन तभी वो बंदा दोबारा कहता है, फादर तुम्हें देखना चाहते हैं तो उनके सामने बीमार होने की नाटक मत करना। और वो गुस्से में कहता है, पहले तो तुमने नाटक करा था, लेकिन अब करा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो एमसी भी उसे ग्रेड करता हुआ कहता है, ठीक है, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। तो वो बंदा भी कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और वहां से चला जाता है। तभी एमसी अपने मन में सोचता है, मैं दोबारा अपने फादर और अपने भाइयों को देखने वाला हूँ। मेरे पास अब बहुत कुछ है, तो अब मैं सभी के सभी को बचाऊंगा और उनके सामने आऊंगा। फिर एमसी याद करने लगता है, मेरी पिछली यादों के मुताबिक पहले फाइनेंशियल पेविलियन में आग लग गई थी और उसके कारण हमारा बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था और एक ऑफिशियल भी मारा गया था। ये सब बहुत ही ज्यादा जल्दी में हुआ, और अब मुझे पता है कि आग कब लगने वाली है, वो है रात्रि के समय, और ये किसी की सोची समझी चाल है, ना कि कोई घटना। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि एमसी से हार गया था। एमसी उसे देखने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा निराश था। एमसी को ऐसा देखता देख वो बंदा कहता है, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? तो एमसी कहता है, नहीं, वो तो बस ऐसे ही। और अपने मन में सोचता है, अब मुझे कैसे भी करके भविष्य को चेंज करना ही होगा। और फिर हमें मेन स्टेट दिखाया जाता है इयून मर्चेंट ग्रुप का, जहां पर एमसी के दोनों भाई बैठे हुए थे खाने के लिए। पहला भाई कहता है, जिन्हू, तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है ना सनसेट पवेलियन में? मेरा पवेलियन थे तो तुम्हारा पवेलियन बहुत ही ज्यादा अलग है। और गाइज, इस बंदे का नाम था यून जिनगो। तो यून जिनहो भी कहता है, हाँ, मैं दिमाग से काम नहीं लेता लेकिन शरीर से काम करता हूँ, तो मेरे
बंदे भी ढंग से काम करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि मैं उन्हें डराता हूँ। फिर ये बातें एमसी भी शांति से बैठकर सुन रहा था। तभी तभी वो मर्चेंट ग्रुप का पहला बेटा एमसी से भी कहता है, से हो मुझे लगता है कि तुम्हें भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब मुझे तुम बेहतर दिख रहे हो। तो एमसी भी कहता है, हाँ अब मैं ठीक हूँ। फिर वो कहता है, लेकिन तुमने जो भी सीखा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन ज्यादा मेहनत भी मत करना। तो एमसी कहता है, मुझे पता है कि मेरी लिमिट क्या है, इसलिए आप मेरी चिंता मत करिए बड़े भाई। और एमसी उसके बारे में सोचने लगता है, पिछले जीवन में तो मारा ही गया था, लेकिन इस बार मैं इसे देख सकता हूँ। तभी वो जिन्हों कहता है, तुम कितने बेवकूफ हो। और वो एमसी से कहता है, तुम्हारी लिमिट्स के साथ मुझे नहीं लगता कि तुम कोई काम भी कर पाओगे। तुम खाने और सोने के अलावा तुम्हारे पास क्या कोई काम भी है? यह सुनकर वो पहला सन गुस्से में कहता है, क्या कोई ऐसे बात करता है अपने छोटे भाई के साथ? तो वो कहता है, तुम्हें उसको बचाने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसे अपनी जगह याद होनी चाहिए और उसे यह भी पता होना चाहिए कि हम अब उसे नहीं रख सकते, वो एक कचरे की तरह है। तो वो गुस्से में जिन्हों से कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा आगे जा रहे हो। तो वो कहता है, मैं क्या आगे जा रहा हूँ, मुझे भी पता है कि उसकी स्थिति क्या है। और ये सब एमसी सोच रहा था। वो अपने मन में सोचता है, सही बात है, उसने अभी तक कुछ गलत भी नहीं कहा, लेकिन सीरियसली अगर मैं ये बात सोचता हूँ तो मैं अब एडल्ट बन चुका हूँ, लेकिन ये बातें अभी भी मुझे दुख और दर्द देती है। फिर एमसी उससे कहता है, जिन्हो। तो वो भी कहता है, मुझे मेरे असली नाम से बुलाना बंद करो। तो एमसी उससे कहता है, फादर यहाँ पर आने ही वाले हैं, जब तक तुम यहाँ पर बैठे रहना, हम चारों मिलकर बात करेंगे। तो बड़ा वाला भाई भी कहता है, तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? और उसके बारे में सोचने लगता है, ये मुझे देखने से तो बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड लगता है, लेकिन आज ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर लग रहा है। ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। तभी वहाँ पर आने लगते हैं एमसी के फादर, जिन्हें देखकर एमसी चौंक जाता है और उन्हें देखने लगता है। वो वहाँ पर आते हुए कहते हैं, मुझे माफ करना लेट होने के लिए। और वो दोनों भाई खड़े होने लगते हैं। तभी उसके फादर एमसी से कहते हैं, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों लग रहा है? से हो तुम ठीक तो हो ना? तो एमसी कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ फादर। और वो सोचने लगता है, मेरा चेहरा लाल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पिछली जिंदगी में मेरे फादर को मरा हुआ पाया था। और अब फिर उसके फादर दोबारा उससे कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ करना है? और एमसी उसके फादर के बारे में सोचता है, पहले तो मैंने इनकी बहुत ही ज़्यादा खराब हालत देखी थी, लेकिन इस बार ये कितने ज़्यादा स्वस्थ लग रहे हैं। मैं उन दोनों को मैच नहीं कर पा रहा, इसलिए मेरी हालत बहुत खराब है। फिर एमसी नीचे झुकता हुआ अपने मन में सोचता है, मुझे अपने आप पर कंट्रोल रखना ही होगा। और वो अपने मन में सोचता है, वो आग, मुझे उसे कैसे भी करके रोकना होगा, ये मेरा एक गोल है। फिर वो उसके फादर से कहता है, हाँ मुझे कुछ तो आपसे करना है। ये सुनकर उसके फादर भी कहता है, ओ चलो बैठते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। तभी बैठने के बाद एमसी उसके फादर से कहता है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे दोनों भाइयों के पास भी अपना अपना पवेलियन है, तो मैं भी फाइनेंस पवेलियन में काम करना चाहता हूँ। तो उसके फादर भी कहते हैं, ऑफ कोर्स। तो एमसी कहता है, आपको पुरानी बातें तो याद ही होगी, जब आपने मुझे पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी थी, बस मुझे ट्रेनिंग ही करवाई थी इस काम के लिए। लेकिन अब असलियत में मैं उस पूरे के पूरे पवेलियन को लीड करना चाहता हूँ, मेरे दोनों भाइयों की तरह। ये सुनकर वो जुन्हो भी कहता है, ये अचानक ऐसी बातें कैसे कर रहा है? और उसके फादर उससे कहते हैं, ये सही में एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन तुम अभी क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो एमसी कहता है, मुझे बस सारी के सारी ड्यूटी निभानी है मेरी। यकीनन मैं नाइट शिफ्ट भी करना चाहता हूँ। तो उसके फादर भी कहते हैं, ये मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करने देने वाला। ये सुनकर तो उसका एक भाई चौंक ही जाता है और एमसी शांति से अपने फादर को देखने लगता है। फिर कहता है, आपने मुझे इतना जल्दी रिजेक्ट क्यों कर दिया? तो उसका फादर भी कहता है, रिजेक्शन तो रिजेक्शन है। तभी एमसी अपने मन में सोचता है, अगर मुझे उस जगह पर आग लगने तो रोकना है तो मुझे रात में काम करना ही होगा। तभी उसका फादर कहता है, तुम हर काम कर सकते हो दिन में, लेकिन तुम रात में काम नहीं कर सकते, क्योंकि रात में सुरक्षा भी करनी रहती है और तुम कमजोर हो। यह सुनकर एमसी अपने मन में सोचता है, मुझे ये करना ही होगा अगर मुझे उस रात की घटना को रोकना है तो। और एमसी उसके फादर से कहता है, अगर मैंने साबित कर लिया कि मैं नाइट ड्यूटी के लिए कैपेबल हूँ तो आप मुझे अलाउ करेंगे? तो उसके फादर भी कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जरूर अलाउ करूंगा। तो एमसी अपने भाई की तरफ इशारा करता हुआ कहता है, तो मैं जिन्हों के साथ फाइट करूंगा। ये सुनकर उसका पहला भाई भी कहता है, क्या तुमने सही कहा? और उसके फादर भी चौंके हुए थे। तभी जुन्हो गुस्से में एमसी से कहता है, तुम क्या पागल हो चुके हो? तभी एमसी उससे कहता है, क्या कुछ गलत है? तुम क्या इस चीज से डर रहे हो कि मैं जीत जाऊंगा? तभी उसका पहला भाई खड़ा होता हुआ कहता है, से हो तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो मेन कैरेक्टर भी कहता है, क्या इससे कोई प्रॉब्लम है? और वो
अपने फादर से कहता है, आपको मेरी हेल्थ की चिंता है ना? तो अब मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मेरा भाई फर्स्ट क्लास का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है, लेकिन मैं बस अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ किसी भी कीमत पर। तो उसका भाई जिन्हों भी कहता है गुस्से में, ठीक है फादर, मैं भी इससे फाइट करना चाहता हूँ, प्लीज अलाउ कीजिए। तो उसका बड़ा भाई भी चिल्लाते हुए कहता है, जिन्हू तुम कैसे? तभी उसके फादर कहते हैं, मैंने अलाउ किया। तो उसका बड़ा भाई कहता है, फादर। तो उसके फादर कहते हैं, चलो अब तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी होगी अपने शब्दों पर। अब ये तुम्हारा समय है, तुम पलट नहीं सकते। और वो चॉपस्टिक्स से खाते हुए अपने मन में सोचते हैं, अब समय है सेहो का, वो क्या अपने आप को साबित कर पाएगा? और एमसी अपने मन में सोचता है, अब मुझे कैसे भी करके जीतना ही होगा, इन्होंने तो मुझसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। तभी एमसी के फादर एमसी से कहते हैं, अगर तुम आधे मिनट भी टिक पाए तो मैं तुम्हें नाइट ड्यूटी दे दूंगा। ये सुनकर एमसी अपने फादर के सामने झुकता हुआ कहता है, आपका शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और ये सुनकर तो एमसी का पहला भाई सिर ही पकड़ लेता है और एमसी से कहता है, अगर बात हद से ज्यादा बढ़ जाए तो सरेंडर कर देना। तो एमसी कहता है, मैं इसे याद रखूंगा, लेकिन ये मुझे नहीं लगता है होने वाला है। ये सुनकर तो एमसी का भाई गुस्सा करने लग जाता है। तभी हमें उन दोनों को अरीना में दिखाया जाता है। वहां पर एमसी के दोनों गार्ड और सर्वेंट भी खड़े थे। वो गार्ड एमसी की तरफ उंगली करती हुई कहती है, यंग मास्टर यहाँ पर कैसे हैं? आपको नहीं पता, अभी तो उन्होंने ढंग से चलना स्टार्ट ही किया है। ये सुनकर तो एमसी उसकी तरफ उसका मुंह बंद कराने की कहता है। तो वो सर्वेंट भी कहता है, वो ठीक रहेंगे। तो वो गार्ड भी कहती है, मुझे भी यही मानने की आवश्यकता है। तभी एमसी का पहला भाई उसके फादर से कहता है, क्या आपको चिंता नहीं हो रही? तो एमसी का फादर कहता है, किस बारे में? तो एमसी का भाई कहता है, मुझे पता है कि जिन्हू सेहो को बहुत ही ज्यादा नीची नजरों से देखता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लड़ाई में बिल्कुल भी पीछा हटेगा, वो एमसी को बुरी तरह से मारेगा। तो उसका फादर भी कहता है, तुम सही कर रहे हो या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसे नीची नजरों से देखता है। और वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। एमसी का भाई एमसी को ही देख रहा था। उन दोनों को देखकर वो गार्ड करती है, हमारे यंग मास्टर और सेकंड मास्टर के बीच फाइट को क्यों करवाया जा रहा है? क्या पेट्रियाज ने दिमाग को खो दिया है? तभी वो एमसी के बारे में सोचते हुए अपने मन में सोचती है, उन्होंने कितने सेक्सी वे में मुझसे कहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको किसी ने पोजेस कर लिया है। तभी पेट्रियाज उन दोनों से कहता है, ड्रम को बजाओ। ये सुनकर वो धीरे से ड्रम को बजाती है, लेकिन पेट्रियाज उसे घूरता है और कहता है, क्या ये आवाज? और ये सुनकर उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो तेज ड्रम को बजाते हुए कहती है, मुझे आशा है यंग मास्टर ही जीतेंगे। तभी वो युन जिनहो अपने मन में सोचता है, मुझे इस कमीने को इसकी जगह बतानी होगी। ये अपने आप को क्या समझता है? ये सबसे छोटा है, इसलिए इसे बहुत ही ज्यादा लाड़ प्यार मिला और अब ये इतने ज्यादा लाड़ में आ चुका है। मुझे इसको इसकी औकात बतानी होगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। और वो एमसी की तरफ अटैक कर देता है और अपने मन में सोचता है, अब मैं तुम्हें इस दुनिया में रहने के लिए तेजीब सिखाऊंगा। तभी हमें उनकी बैक स्टोरी को बताया जाता है, जहाँ पर यूने जिनहो अपने छोटे भाई यूने सिहो को हाथ को देखता है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ को टच करते हैं। वो अपने फादर से कहता है, फादर इसका हाथ कितना ज्यादा छोटा है? तो उसके फादर भी कहते हैं, तुम इसके बड़े भाई हो तो मेच्योर होने के बाद इसका फ्यूचर में ख्याल रखना। तो वो भी कहता है, हाँ बिल्कुल। तभी वो एमसी की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है, क्यों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? एक बड़े भाई होने के नाते अब मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। ये कमीना शांति से आरामदायक जिंदगी जी सकता था, लेकिन नहीं, इसे ऐसा करना ही है। और वो एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उस अटैक को एमसी डॉज कर लेता है और ध्यान से अपने भाई को देखने लगता है। फिर एक ट्रेसलेस स्टेप्स नाम की टेक्निक को परफॉर्म करके एक ही दम से युन जिनहो के पीछे चला जाता है। ये देखकर युन जिनहो चौंक जाता है और सबसे पहला भाई वो भी चौंका हुआ था। और इस टेक्निक को देखकर तो एमसी का सर्वेंट और गार्ड वो भी पूरी तरह से चौंके हुए थे। तभी एमसी उस टेक्निक को परफॉर्म करने के कारण एक ही दम से गिर जाता है और कहता है, इस टेक्निक को मैंने पहली बार परफॉर्म किया है, क्योंकि ये टेक्निक मैंने किताबों से सीखी है, इसलिए मेरी कोई बेइज्जती मत करना। और ये देखकर वो जिन्हों गुस्से में एमसी के बारे में अपने मन में सोचता है, ये कमीना अभी भी मजाक कर रहा है और लगातार एमसी के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे कि एमसी डॉज करता जा रहा था। और वो जोर से अटैक करता है तो एमसी पीछे हट जाता है। एमसी के स्पीड को देखकर उसका बड़ा भाई अपने मन में सोचता है, क्या ये अपना सेहो ही है? और फिर हमें
थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है, फाइट के पहले का, जब एमसी के फादर ने जिन्हों से कहा था सेहो के बातों को हल्के में मत लेना, वो तुम्हें डुअल के लिए चैलेंज कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो सेहो के बारे में अपने मन में सोचता है, ये भी एक ग्रेटेस्ट जीनियस है। और उसके फादर अपने मन में सोचते हैं, मुझे नहीं लगा था कि सेहो फाइट में इतना अच्छा है। अगर मैंने उसे अच्छे मास्टर्स के हाथ ट्रेन करवाया तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनेगा। मैं उसे देखना चाहता हूँ कि वो आगे जाके कितना ज्यादा ग्रो होगा एक ताकतवर मास्टर के रूप में। लेकिन अभी मुझे सेहो की चिंता हो रही है, क्योंकि जिन्हों अपने आप को होल्ड नहीं करने वाला। तभी जिन्हों गुस्से में कहता है, क्यों 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 मैं इस कमीने को एक भी हिट नहीं दे पा रहा। और एमसी उसके अटैक को ब्लॉक करता हुआ अपने मन में सोचता है, ये मुझे अभी भी हेट करता है और ये एक जीनियस है। जबकि तभी हमें दोबारा बैक स्टोरी को दिखाया जाता है, जहां पर जिन्हों एक कमरे के अंदर देखता है और अपने भाई की तरफ देखकर कहता है, तुम भी एक एडल्ट बन जाओगे। लेकिन उसका भाई सेहो तो खून की उल्टियां कर देता है, जिसे देखकर वो डर चुका था। तभी उसका फादर उससे कहता है, अब से तुम इंटरनल अफेयर मिनिस्टर से मार्शल आर्ट सीखोगे। तो जिन्हों कहता है, आपसे क्यों नहीं। तो वो कहता है, तुम्हारा भाई बीमार है, इसलिए मुझे उसकी देखभाल करनी है। ये सुनकर तो वो निराश हो चुका था। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था। उसे देखकर जिन्हों भी डर चुका था, वो अपने मन में सोचता है, क्या ये मेरी वजह से है? क्या मैंने उसे एलिक्जर ही तो खिलाया था ताकि वो ठीक हो सके? बस ये जिंगसेंग। और वो उसके फादर की तरफ देखता हुआ कहता है, फादर मैं बस उसको अच्छे हालात में देखना चाहता था। तभी उसके फादर उसको साइड में हटा देते हैं और जिसे देखकर वो जिन्हों चौंक जाता है। और उसके फादर डॉक्टर्स के पास जाते हैं और कहते हैं, सेहो की कंडीशन कैसी है? तो डॉक्टर्स भी कहते हैं, उसके घाव और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तभी फाइट के बीच में जिन्हों अपने मन में सोचता है, सारी की सारी परेशानियां तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में आए, क्योंकि तुम शुरुआत से ही कमजोर थे। लेकिन क्यों क्यों छोटे भाई? तभी एमसी भी उससे कहता है, परिवार में कितनी ज्यादा कठिनाई होती है ना। तो जिन्हों कहता है, तुम्हें इसके बारे में क्यों बात करनी है? तो एमसी कहता है, हमारा पारिवारिक रिश्ता बहुत ही ज्यादा पास है, इसलिए हम दोनों खून के भाई है, तो हमें एक साथ रहना चाहिए। यह सुनकर जिन्हों भी कहता है, क्या? और वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जिन्हों कहता है, मैं इस चीज के बारे में बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं हूँ। तभी वो गार्ड टाइम को देखते हुए कहती है, बस 9 सेकंड ही बचे हैं आधा मिनट होने में। फिर जिन्हों अपने तलवार में अपनी क्यूआई डालता हुआ कहता है, अब मैं पीछे नहीं हटने वाला, अब बहुत ही ज्यादा समय हो गया। ये देखकर पेट्रियाज कहते हैं, जिन्हों तुम अभी क्या कर रहे हो? अपनी फीलिंग्स को पीछे हटाओ। लेकिन वो बढ़ जाता है एमसी की तरफ। एमसी उसे देखता हुआ अपने मन में सोचता है, ये कमीना ये नहीं जानता कि पहले कितनी ज्यादा डिफिकल्टी हुई थी हमारे परिवार को बचाने में। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है एमसी के भाई जिन्हों का, जहाँ पर उसके शरीर पे तिल लगे हुए थे और वो एक लेटर में लिख रहा था, मेरे भाई मुझे माफ करना, मैं तुमसे नफरत करता था लेकिन मैं इसे नहीं करना चाहता था। मैंने ये पत्र लिखने के लिए भी अपने आप को बहुत रोका, लेकिन मैं लिख नहीं पाया। पहले मैं कमजोर था क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, और फादर ने भी मुझे ठुकरा दिया। ऐसा लगता था कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन मैंने इन सभी चीजों का दोषी तुम्हें माना। ये तुम्हारी गलती नहीं, मुझे माफ कर दो। आज तक मैंने तुम्हें परेशानी दी है। ये मेरा माफी का लेटर है। और वो उस लेटर को एक पंछी पर बांध कर उसे भेज देता है। पीछे से उसके पास और भी ज्यादा लोग आ जाते हैं उसे मारने के लिए। वो कहता है, मुझे कभी माफ मत करना, और वो लोग उसके भाई का गला ही काट देते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां पर वो जिन्हों एमसी के ऊपर अटैक कर रहा था। एमसी उस अटैक को देखता है और कहता है, हम सभी के सभी इतने भी ज्यादा मिच्योर नहीं है। और एमसी उस अटैक को नीचे झुककर डोज कर लेता है। ये देखकर तो वो गार्ड और एमसी का बड़ा भाई और फैक्ट्रीराज, वो तीनों के तीनों चौंके हुए थे। एमसी का भाई जिन्हों वो अपने मन में सोचता है, उसने इस अटैक को डोज कर लिया। तभी एमसी नीचे बैठा हुआ उसे कहता है, तुमने बस अपनी स्वॉर्ड के अंदर क्यूआई मिलाई है, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि पहले भी तुमने ऐसा ही अटैक किया था। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और एमसी एक पंच बनाकर उसके भाई के चेस्ट पर मारता है। ये देखकर तो वो गाड़ी भी चौंक जाती है और वो टाइम को देखने लगती है और कहती है, समय खत्म हुआ, अगर आप दोबारा लड़ना चाहते हैं तो 10 मिनट का इंतजार करें। और वो बताने लगती है, विनर है हमारे यंग मास्टर। तभी हमें फाइनेंस पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अफेयर मिनिस्टर उस 7th रैंक के बंदे से कहता है, कौन सा यंग मास्टर जीता? तो वो बंदा भी कहता है, ये बात अभी सीक्रेट रखी गई है।
तो वो भी कहता है ऑफ कोर्स। लेकिन इस यंग मास्टर ने तो यहाँ पर चीजों को गायब कर रखा है, शायद ये चोरी है। और वो अपने जेब को पीछे करता हुआ कहता है अब मुझे इसे अपने असिस्टेंट के तौर पर लेना होगा और इससे भरकम काम ही करवाना होगा पूरे दिन। फिर हमें जुनहो को दिखाया जाता है जो कि अगले दिन ट्रेनिंग कर रहा था। वो याद करता है अपने भाई की स्थिति, और जब वो पीछे खड़ा होकर देख रहा था फिर उसे याद आता है जब उसके भाई ने कहा था परिवार को संभालना मुश्किल है। और वो अपने मन में सोचता है मैं निराश हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों एक राहत मिल रही है। तभी वो एमसी के बारे में उसके सर्वेंट से पूछता है तो वो कहती है यंग मास्टर उन्हें तो इंटरनल अफेयर्स के चीफ ने पकड़ लिया है और यहाँ से घसीट कर ले गए। ये सुनकर वो अपने मन में सोचता है क्या ये सब उन्होंने ही किया है। तभी हमें एमसी को दिखाया जाता है, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे जानबूझकर पकड़ रखा है, और वो था अपना ये इंटरनल अफेयर्स का मिनिस्टर। वो एमसी से कहता है यंग मास्टर अब आप हमारे हाथ में आ ही गए हो, आपने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। तो एमसी भी कहता है ये एकदम सही बात है, लेकिन क्या कुछ गड़बड़ है? तो वो इंटरनल अफेयर्स का मिनिस्टर कहता है उसे लेकर आओ, और उसकी असिस्टेंट एमसी को पकड़ लेती है। तभी वो बड़े ही डरावने वे में एमसी से कहता है अब ते तुम भी मेरे असिस्टेंट बनोगे और मेरे नीचे काम करोगे। ये सुनकर एमसी अपने मन में सोचता है मेरे पिछले जीवन में शायद ये इसी कारण से मर गया होगा काम करते करते, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तभी वो एमसी से कहता है मुझे तुम्हारी ड्यूटीज को बताने दो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा काम करवाऊंगा। और वो बहुत ही ज्यादा काम एमसी को बताने लगता है और कहता है इतना काफी है ना। ये सुनकर एमसी पूरी तरह से डर जाता है। तभी उसकी असिस्टेंट एमसी से कहती है चिंता मत करो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। और गाइज इस बंदी का नाम था जो यंग यंग। वो एमसी से कहती है तुम मेरी तरह इस काम को एंजॉय करने लगोगे। तभी एमसी उसके सर के एक्यू पॉइंट ब्लॉक कर कर उसे बेहोश करता हुआ कहता है मुझे माफ करना। और वो मिनिस्टर को देखता हुआ अपने मन में सोचता है अभी मुझसे क्या कहा, वो मुझसे इतना ज्यादा काम करवाएंगे तो मैं मारा ही जाऊंगा। इस घटना से पहले मुझे उस दिन 3 बजे होते 5 बजे तक रात के समय ध्यान रखना है और उस समय नजर रखनी है। अगर मैं काम करता रहा तो ड्यूटी के पहले ही मारा जाऊंगा। मैंने पिछले जीवन में भी देखा था एक आदमी जो इनका असिस्टेंट था, वो छत से कूद गया ताकि उसको ज्यादा काम ना करना पड़े, और अब ये पूरा काम मुझसे करवाएंगे। तभी एमसी उस मिनिस्टर से कहता है चीफ मिनिस्टर मेरी बातों को समझिए, बस मैंने तो छोटी मोटी ट्रेनिंग ही ली है काम की, आप समझते हैं ना। मुझे तो बस 2 दिन ही हुए हैं ट्रेनिंग लिए हुए और अभी मैं बीमारी से उठा हूँ, तो अच्छा होगा कि मुझे अभी ज़्यादा काम ना दिया जाए। और आप ये सोच के देखिए अगर नाइट शिफ्ट में भी लोग काम करेंगे तो वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट होकर काम कर पाएंगे। और ये सुनकर तो वो मिनिस्टर भी सोचने लगता है। तभी एमसी कहता है ये अच्छा है ना। तो मिनिस्टर भी कहता है मैं समझ गया। और वो एमसी से कहता है तुम रेगुलर ड्यूटी और ओवरनाइट ड्यूटी भी करना चाहते हो साथ में। और वो एमसी को और भी ज्यादा काम बताने लगता है। ये सुनकर एमसी पूरी तरह से सदमे में चला जाता है और एक ही दम से वहां से भागने लगता है। लेकिन वहां के गार्ड एमसी को दबोच लेते हैं। और गाइज उस गार्ड की फोर्स का नाम था सिल्वर वाइंड स्क्वाड। तभी हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक रात को एमसी और इंग यांग ली की ड्यूटी लगी हुई थी। गाइज ये वही बंदा है जिससे एमसी के साथ लगी थी। एमसी उस ड्यूटी के पोस्टर को देखता हुआ अपने मन में सोचता है आज ही का वो दिन है जिस दिन वो घटना घटी थी। और उसके पीछे था वो बंदा। एमसी उसे देखता हुआ अपने मन में सोचता है शायद इस रात इसकी भी ड्यूटी मेरे साथ ही लगी है, मुझे ये सब पता है। लेकिन ये एक परेशानी है, मैं ढंग से सो भी नहीं पा रहा, मुझे हर दिन काम करना पड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं निगरानी करने से पहले ही मारा जाऊंगा। और उसकी वो खतरनाक स्माइल, वो मुझे क्या सही में मारना चाहता है? फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि काम कर रहा था। वो अपने मन में सोचता है मुझे काम करके यहाँ से जल्द जाना होगा, वरना मैं इस पागल औरत की तरह हो जाऊंगा। और हमें उस औरत को दिखाया जाता है जो कहती है मुझे और भी काम चाहिए। तभी एमसी उस बंदे से कहता है यंग चांगली। तो वो भी कहता है हाँ यंग मास्टर बोलिए। तो एमसी कहता है क्या तुम भी आज मेरे साथ नाइट शिफ्ट करोगे? तो वो कहता है हाँ मैं आपके साथ ही इसे कंटिन्यू करूंगा, मुझे आपको सुरक्षित भी रखना है। और एमसी काम कर रहा था। तभी वो बंदा एमसी के सामने चाय लाता है और कहता है आपको इसे पी लेना चाहिए, आपको राहत मिलेगी। एमसी भी कहता है ठीक है, अभी तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो वो भी कहता है मैं सुरक्षित रहूंगा, आप चिंता मत कीजिए। थोड़ी समय बाद वो शांति से काम करने लगते हैं। एमसी कहता है तो वो भी कहता है हाँ बोलिए। तो एमसी कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना चाहिए? तो वो कहता है
मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, आपका मतलब क्या है? तो एमसी कहता है, कुछ नहीं बस। तभी वो उठकर करने लगता है, मुझे राउंड पर जाना चाहिए। तो एमसी कहता है, क्या तुम खुद से ही जा रहे हो? तो वो कहता है, आपको क्या लगता है? और वो वहाँ से चला जाता है। तभी एमसी इधर-उधर उसकी गार्ड को ढूँढता है और कहता है शायद वो सो गई, और वो जब ऊपर देखता है तो उसकी गार्ड उसके ऊपर नज़र रखी हुई थी। वो कहती है, क्या आप किसी को ढूँढ रहे हैं? तो एमसी भी कहता है, तुम हमेशा ऐसी जगह पर ही क्यों बैठी रहती हो? तभी एमसी उससे कहता है, नीचे आ जाओ और थोड़ी चाय पी लो। तो उसकी गार्ड कहती है, रुकिए मैं अभी आ रही हूँ, और चाय पीती हुई कहती है, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तभी वो बेहोश हो जाती है और एमसी अपने मन में सोचता है, जैसा कि मुझे आशा थी, उसने मेरे सोने के लिए इसमें दवा मिला दी थी। फिर एमसी अंगड़ाई लेता हुआ कहता है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, अब समय हो गया है मेरे भी यहाँ से चले जाने का और उसे पकड़ने का। उस अपराधी को फिर हमें एक मास्क में बंदे को दिखाया जाता है, जो कि आ चुका था फाइनेंस पवेलियन के अंदर। फिर वो बंदा एक डिब्बी को खोलता है तो उसके अंदर था एक जला हुआ कागज, और वो उसे देखकर स्माइल करने लगता है। पीछे से एमसी आता हुआ कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हो। ये देखकर वो बंदा एमसी की तरफ देखने लगता है, लेकिन एमसी एक ही दम से आकर उसके हाथ से उस कागज को ले लेता है और उसे देखता हुआ कहता है, ये तो सच में जल रहा है, क्या ये तेल है? और वो उस बंदे से कहता है, तुम तो पूरी तैयारी के साथ आए थे, मुझे नहीं लगा था, लेकिन तुम तो वही पवेलियन के मेंबर हो जिसे निकाला गया था। ये सुनकर वो बंदा गुस्से में कहता है, यंग मास्टर से हो, तुमने इस चीज का पता कैसे लगाया? तो एमसी कहता है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं भविष्य देख सकता हूँ तो वो बंदा कहता है, इसका मतलब तुम मुझे जवाब नहीं देने वाले। तो एमसी कहता है, ये मैटर नहीं करता, और ये मैटर करता है कि तुम यहाँ पर आग लगाने वाले थे और मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ये सुनकर वो बंदा हंसने लगता है और हंसता हुआ एमसी से कहता है, हाँ तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो, और अपना नकाब उतारता है और कहता है, लेकिन यहाँ पर तुम अकेले हो, और चाकू भी निकाल लेता है, जिसे देखकर एमसी उसकी तरफ इशारा करता है, इधर आओ, और उसे कहता है, मैं तुम्हारे लिए अकेला ही काफी हूँ। ये देखकर वो बंदा एमसी की तरफ अटैक करता हुआ कहता है, तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मरो यहाँ पर। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, जांग लीन को, जो कि मसाल को लेकर अंदर जा रहा था और वहां का राउंड लगा रहा था। वो एमसी के बारे में अपने मन में सोचता है, यंग मास्टर। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों बैठे हुए थे। एमसी उससे कह रहा था, क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं करना? तो वो कहता है, आपका क्या मतलब है? फिर वो एमसी से कहता है, तो आपने वो कैसे किया? फिर वो बताने लगता है, आपने एक ही बार में इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर के डॉक्यूमेंट को पास करवा लिया। ये तो मैं भी नहीं कर पाया, जबकि मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, और आप जिसने अभी तक 2 दिन की ट्रेनिंग ली है। ये सुनकर एमसी कहता है, इसका मतलब तुम इतने सख्त इसलिए ही हो रहे थे? ये सुनकर वो गुस्से में शर्माता हुआ कहता है, मैं कब सख्त हुआ? तभी एमसी उससे कहता है, अगर मैं रेगुलर कहूँ तो ये कोई ज़्यादा स्पेशल टैलेंट नहीं, मैं बस मेहनत करता हूँ और अपने काम को कंप्लीट करता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि इंटरनल अफेयर्स के मिनिस्टर किस तरह का काम देते हैं, और मैं अपनी भावनाओं से उस काम को पूरा करता हूँ। फिर एमसी अपने गले पर हाथ फेरता हुआ कहता है, ये सब मैंने अपने फादर से सीखा है, वही ये सब कहते थे। ये सुनकर वो बंदा भी अपने सर पर हाथ रखता है और कहता है, ये सही में बहुत ज्यादा निराशाजनक है और अपमानित करने वाला भी। तभी एमसी कहता है, ये जरूरी नहीं है, अगर ये चीज आपको अपमानित करती है तो ये आपकी ग्रोथ भी करेगी। तभी वो बंदा स्माइल करने लगता है और उठता हुआ कहता है, अब मुझे राउंड पे जाना चाहिए। तो एमसी कहता है, आप अकेले जाएंगे?" तो वो कहता है, क्या मैं अकेला नहीं जा सकता? तभी सीन प्रेजेंट टाइम पर आता है, जहाँ पर वो बंदा वहां से राउंड लगा रहा था। वो अपने मन में सोचता है, मर्चेंट ग्रुप के हेड का खून है उसमें, और उसने हमें चौंका दिया, शायद हमारे पूरे के पूरे ग्रुप का जिम्मेदारी उसी पर है। और वो एमसी के बारे में अपने मन में सोचता है, वो खतरनाक भी है, मुझसे डांस करवाने को कह रहा था। और वो एक जार को देखता हुआ अपने मन में सोचता है, इस जार के अंदर चाय बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन वो जब उस जार को ध्यान से देखता है तो उसके ऊपर निशान थे किसी चीज के। वो उसे देखता हुआ कहता है, ये तो एक ऑयल है। तभी हमें उस फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदा एमसी के ऊपर अटैक कर रहा था चाकू से। एमसी एक पंच बनाता है और अपने मन में सोचता है, जिन्हों से फाइट करने के बाद ये बहुत ही ज्यादा आसान है, और एक पावरफुल अटैक उस बंदे के मुंह पर कर देता है, जिसका नाम था बेम्बू स्ट्राइक। उसके पढ़ने के बाद वो बंदा अपने मन में सोचता है, ये सब कैसे हुआ?
उन्होंने मुझे आराम से मार दिया, लेकिन ये तो बीमार थे ना। हे, यहाँ पर हो क्या रहा है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? और गाइज एमसी लगातार उसे मारे ही जा रहा था। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस बंदे का, जहाँ पर वो बंदा सारी चीजें हार चुका था। उसे जॉब से निकाल दिया गया था और उसकी जिंदगी भी लगभग खत्म हो गई थी। उसकी जिंदगी अब मीनिंगलेस बन चुकी थी। वो जब बार के अंदर पैसे हार जाता है तो गुस्से में कहता है, तुम क्या मेरे साथ स्कैम कर रहे हो? मैं एक भी बार जीत नहीं पाया। और वो एक बंदे का कॉलर पकड़ता हुआ कहता है, तुम कमीने, मेरा पैसा मुझे वापस लौटाओ। लेकिन बार के अंदर से उसे निकाल दिया जाता है और वो पड़ा हुआ रोता हुआ अपने मन में सोचता है, अब मेरी जिंदगी पूरी तरह से खाली हो चुकी है, मुझे खाली खाली महसूस हो रहा है। तभी वहां पर उसके पास एक बंदा आता है और कहता है, वॉरियर, तुम्हारी कितनी खराब हालत हो चुकी है। तो वो उठकर उस बंदे के पैर पकड़ लेता है और उसे कहता है, मुझे कृपया पैसे दो, मैं तुम्हें लौटा दूंगा, वो भी 3 गुना ज्यादा अमाउंट में, मुझ पे भरोसा करो। तो वो बंदा भी कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि तुम उस मर्चेंट ग्रुप के फाइनेंशियल पवेलियन के मेंबर हो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। और गाइस फिर वो बंदा दोबारा आंखें बंद कर लेता है और एमसी लगातार उसे मार ही जा रहा था। एमसी गुस्से में उसे देखता है और उससे कहता है, तुम अब एक इंसान होने के लायक भी नहीं हो, अब मैं तुम्हें मार रहा हूँ तो तुम्हें बस सच बोलना है, समझ गए? तो मुझे जवाब दो। और गाइज वो बंदा एमसी को ही देख रहा था डरता हुआ। फिर हमें 4 से 5 बजे तक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एमसी बाहर आ चुका था और सारे के सारे पवेलियन के लीडर्स भी वहीं खड़े थे। एमसी उनसे कहता है, मुझे माफ करना, मेरे पास एक कारण है आपको इतना जल्दी बुलाने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक मैसेज। मैंने पकड़ा है एक बंदे को जो कि हमारे पवेलियन में आग लगाना चाहता था, और ये बंदा लोटस कोर्ट हाउस से आया है। मैंने इससे बहुत सारी जानकारी निकाली, वो भी हमारे वाटर व्हील के द्वारा, उसने काफी मदद करी। तभी वो बंदा जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी वो कहता है, प्लीज मुझे मार दो। तभी एक पवेलियन का लीडर कहता है, क्या कहा? लोटस कोर्ट हाउस, तुमने यही कहा ना? मुझे इन्हें देखना होगा। तभी एमसी भी कहता है, हाँ मैंने इसे अच्छे से जाता है, आप इसे देख सकते हैं। और फिर वो बंदा लोटस हाउस के बारे में बताने लगता है। वो एक ऐसा हाउस है जहाँ पर वेश्याएं रहती है और अपना शरीर बेचती है। हुबेई का सबसे 5 प्रांतों में से एक, और यह बहुत लंबे समय से हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है। फिर गाइज एक और बंदा कहता है जो कि ब्रिज पवेलियन का लीडर था, वो कहता है, मुझे याद है इन्होंने हमसे बहुत ही ज्यादा पैसा उधार में लिया था और ये पूरे के पूरे पैसे के रिकॉर्ड को जलाना चाहते थे। तभी सनसेट पवेलियन की लीडर भी कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये इसमें कोई डाउट नहीं। तभी सिल्वर वाइंड स्क्वाड का लीडर कहता है, मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन हमारे यंग मास्टर कितने अच्छे हैं और कितने काबिल, उन्होंने आग लगने से पहले ही हम सबको बचा लिया, वरना हम सब तो सोते ही रहते। तो एमसी भी अपने मन में सोचता है, और ये चांगली वो तो मारा ही जाता, क्योंकि वो आग में जलकर मरता, वो इसलिए क्योंकि उसके चाय में पहले ही उस बंदे ने नींद का जहर मिला दिया था। तभी एमसी उस वाइंड स्क्वाड के लीडर से कहता है, मुझे आपसे कुछ कहना है, इतना काफी होगा, लेकिन आप अब बात को आगे बढ़ाइए। तो वो भी कहता है, सही है। और वो एमसी के बारे में अपने मन में सोचता है, वो बिना किसी दिखावे के बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये सुनकर दूसरे लीडर्स भी अपने मन में सोचते हैं, वो अब केपेबल होते जा रहे हैं। और वो लेडी भी कहती है, हाँ ये बहुत ही ज्यादा अच्छी डील है। इस घटना के बाद वो इतने शांत है, ये है एक रियल टैलेंट। तभी वहां पर आ जाता है वही अफेयर्स मिनिस्टर, जो कि कहता है, पहले इसे पेड़ से नीचे उतारो, इंसान भी इंसान होते हैं। ये सुनकर एमसी उससे कहता है, क्या आप वही मिनिस्टर होना, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो? तभी वो बंदा नीचे उतर जाता है और कहता है, थैंक यू चीफ। तो वो चीफ उसे लगातार मुक्के मारता है और कहता है, तुम अब जाग चुके हो और मैं सो रहा था, तभी तुम्हें मार नहीं पाया। और वो लगातार मुक्के पे मुक्के मारने लगता है। एमसी उन्हें ले जाता हुआ कहता है, चलो अंदर चलते हैं। तभी एमसी अंदर आकर कहता है, चलो पवेलियन में आग लगा दे। ये सुनकर वहां पर बैठे पांचों के पांचों चौंक चुके थे। और वो अफेयर मिनिस्टर कहता है, क्या तुम अभी कर रहे हो, तुम्हें पता भी है? तभी वो वाइंड स्क्वाड का लीडर कहता है, शांत रहो, पहले हमें इनकी पूरी बात सुन लेनी चाहिए। तभी वो लेडी चाय की कप को उठाती हुई कहती है, इम्प्रेसिव, ये प्लान बहुत ही अच्छा है, तुम उन्हें बेवकूफ बनाना चाहते हो, है ना?
तो एमसी भी स्माइल करता हुआ अपने मन में सोचता है ये बहुत बड़ी डील नहीं है, हम बस उन्हें बेवकूफ़ बनाएंगे ताकि वो शांत हो सके और वो पैसा ना चुका पाए और हम उन्हें दर्द दबोचे। ये बात वो उन सभी से कहता है। फिर वो बताता है ये है मेरा एक प्लान जो कि पूरे के पूरे लोटस कोर्ट को ही बर्बाद कर देगा और इन्हें इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। अब हम अपना असली रंग दिखाएंगे और गाइज एमसी बड़े ही कूल वे में कह रहा था, जिसे सुनकर सारे के सारे पवेलियन के लीडर एग्री हो जाते हैं और एक अकेला अफेयर मिनिस्टर ही कहता है हमारे पवेलियन में आग लगाना जरूरी है क्या, लेकिन वो अकेला ही था इस चीज के विरुद्ध, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और एमसी ने उस पवेलियन में आग लगा दी और फिर सारे के सारे दस्तावेजों को कहीं और रखवा दिया गया सुरक्षित और उस बंदे को पकड़ लिया गया। ये सब वैसे ही हुआ जैसे कि एमसी के पिछली लाइफ में हुआ था और ये बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं था समय के अलावा। अब हमारी सक्सेस का पहला कदम बढ़ने वाला है धीरे धीरे। अब मुश्किल और भी ज्यादा होती जाएगी लेकिन अब वेकेशन बनाने का समय है और एमसी उस 7th मेंबर से कहता है मुझे बताओ कि उन लोटस कोर्ट हाउस से पैसे लेने की डेट कब है। तो वो बंदा कहता है अगले महीने बुधवार के दिन। तो एमसी खुश होता हुआ कहता है अब हमें कुछ नहीं करना, अब अगले महीने का इंतजार है। फिर 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है उस पवेलियन के पास का जहाँ पर एक बंदा पवेलियन के अंदर जा रहा था। आइड साइड के लोग बातें करते हैं, तुमने सुना वो पवेलियन जलकर राख हो गया, मैंने सुना है कि वहां पर सारे के सारे रिकॉर्ड जल चुके हैं, अब क्या पैसे मिलेंगे या नहीं, और क्या पैसे ले सकते हैं, मुझे तो उन पर डाउट हो रहा है। तभी वो बंदा जो लोटस कोर्ट हाउस का चीफ मैनेजर था वो अपने मन में सोचता है मुझे याद है वो अपने पैसे जरूर लेंगे, वो उसे छोड़ने नहीं वाले। और तभी वो अंदर आता है और मास्टर को ग्रीट करने लगता है। उसके आइट साइड पड़ी थी बीमार हालत में औरतें। तभी एक बंदा उसके सामने शराब पी रहा था। वो उससे कहता है चीफ मैनेजर क्या तुमने कभी औरतों की बॉडी पहले नहीं देखी। तभी वो मैनेजर उस पर गुस्सा करता हुआ कहता है आपको इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहिए, अभी हमारा हाउस बंद करवा सकते हैं आप। तो वो बंदा कहता है कोई पॉइंट की बात बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो मैनेजर चुप हो जाता है और अपने मन में सोचता है ये कमीना, और फिर वो उसे मन में गालियां देने लगता है और अपने मन में सोचता है मैं इस जगह को छोड़ना चाहता हूँ। फिर वो ग्रेट करता हुआ उससे कहता है मैंने सुना कि आप पैसे नहीं दे रहे हो उस मर्चेंट ग्रुप को। तो ये सुनकर वो बंदा शांति से उसे देखने लगता है और उससे कहता है वो डेट कब की निकल चुकी है, मुझे नहीं लगता कि वो पैसे लेने के लिए आएंगे, तो यहाँ से तुम भी चले जाओ। तो वो कहता है लेकिन, तो वो बंदा भी कहता है लेकिन क्या तुम कहने की क्या कोशिश कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। तो वो बंदा चिल्लाता हुआ कहता है हमारे हाउस होल्ड में पहले किसी भी मास्टर ने ऐसा नहीं किया, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो उसकी तरफ देखता है और कहता है मेरे पास आओ। तो वो भी उसके पास जाता है और कहता है सॉरी, लेकिन वो एक बोतल की उसके सर पे मारता है और कहता है तुम कमीने, और गालियां बकता हुआ कहता है चीफ मैनेजर यहाँ का हाउस मास्टर कौन है, वो हूँ मैं, तो यहाँ पर मेरे ऑर्डर चलेंगे, अगली बार बोलने से पहले सोच लेना। और वो जाकर उसकी कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें मर्चेंट ग्रुप से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही डोवन मर्चेंट ग्रुप से नाता बनाने की सोच ली है। हम एक बार उनसे जुड़ जाए तो हमें कुछ नहीं होने वाला। मैंने ये तक सुना है कि उस डोवन मर्चेंट ग्रुप की अलायंस मुरियम के तबते पावरफुल मर्चेंट ग्रुप व्हाइट हेवन मर्चेंट ग्रुप के साथ भी है। तभी वो कुछ होता हुआ कहता है अगर एक बार हम उनसे जुड़ जाएं तो लोग मेरे फादर से मुझे कंपेयर नहीं करेंगे, है ना, और वो मर्चेंट ग्रुप खत्म भी हो जाएगा। नहीं तुम्हें ऐसा नहीं लगता, हमारा काम पूरा का पूरा आसान हो जाएगा। तभी बाहर से एक बंदा आता हुआ कहता है हाउस मास्टर। तो वो भी कहता है क्या हुआ, तुम मेरी परमिशन के बिना अंदर कैसे आए। तो वो कहता है मुझे माफ कीजिएगा लेकिन ये अर्जेंट है। और वो बताने लगता है यूनहे मर्चेंट ग्रुप के लोग यहाँ पर आ चुके हैं गार्ड्स को लेकर। ये सुनकर वो अपने मन में सोचता है क्या, और बाहर एमसी पूरी के पूरी भीड़ लेकर आ चुका था। एमसी के पीछे वो सिल्वर वाइंड स्क्वाड का लीडर भी कहता है क्या हमें एक ही दम से यहाँ पर आना चाहिए था। तो एमसी भी कहता है कोई दिक्कत नहीं, हम बिजनेस पार्टनर्स ही तो हैं। और वो गेट खोलता हुआ अपने मन में सोचता है अब मैं अचानक यहाँ पर आ गया, मुझे तो ग्रेट करने का मौका भी नहीं मिलने वाला, तो चलो चलते हैं अंदर। और वो अपनी स्क्वाड के साथ आ चुका था अंदर और वो बड़े ही कूल वे में कहता है अब चलो अपने पैसे को कलेक्ट किया जाए। और एमसी अंदर आकर अपने बेट को घुमाता है। वो गार्ड एमसी को देखते हुए अपने मन में सोचती है आज ये बंदा इतना कुछ कैसे लग रहा है। तभी एमसी अपने पैरों से गेट को तोड़ता हुआ कहता है तुम
कमीने मेरे पैसे मुझे लौटाओ। ये सुनकर पीछे खड़े लोग भी चौंक जाते हैं और वो बंदा कहता है तुम कौन हो? लेकिन एमसी नीचे पड़ी हुई वेश्याओं को देखता है और कहता है मैं हूँ यूनहो मर्चेंट ग्रुप का सेकंड सन। और वो उसके पास आते हुए कहता है मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है तुमने अभी तक अपने पैसे नहीं लौटाए और अब तुम होपलेस बन चुके हो। मैंने देखा अगर पिछले हाउस मास्टर जिंदा होते तो तुम्हारे ऊपर गर्व करते हैं ना। और गाइज एमसी उसे ताना मार रहा था। ये सुनकर तो वो बंदा तलवार लेकर एमसी के गर्दन पे रख देता है और जैसे ही वाइल्ड स्क्वाड का लीडर उसकी तरफ बढ़ता है तो एमसी का फादर उसे रोक लेता है और एमसी जो कि शांति से उससे कहता है अपनी तलवार को तुमने उठा ही लिया हो तो चलो मेरे ऊपर अटैक करो। और वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है चलो चलो आओ भी सही, क्या मैं ही तुम्हारे ऊपर अटैक करूँ? तो वो बंदा एमसी के ऊपर अटैक करता हुआ कहता है तुम कमीने। तभी एमसी उस अटैक को डोज कर लेता है और वो बंदा लगातार अटैक कर देता है। तो एमसी अपने बेट के थ्रू उसे डोज करता जा रहा था और एक टाइम के बाद तो वो बंदा भी थक जाता है और वो अपने मन में सोचता है इसने मेरे सारे के सारे अटैक्स को डोज कर लिया कैसे? मैंने तो सुना था कि ये सेकंड सन बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन क्या मैंने गलत सुना था? तभी अपना एमसी उसके पास आता हुआ कहता है अब तुम मेरे हाथ से पिटोगे। और वो बंदा अटैक करता है तो एमसी एकदम से उसके साइड में चला जाता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है इतनी स्पीड। और एमसी उसके पीछे आकर उसके सर पे जोर की बैठ के मारता है जिससे कि वो नीचे पड़कर बेहोशी हो जाता है। ये देखकर एमसी अपने मन में सोचता है उसके सर के अंदर से आवाज आई क्या इसका सर अंदर से खाली है? तभी गार्ड उसे उठाने लगती है और उसे कहती है क्या ये मर गया? तो एमसी कहता है मैंने इसे मारने के लिए तो नहीं मारा था। तभी वो फाइनेंस अफेयर्स मिनिस्टर उसे जगाने लगता है। उसकी शक्ल देखकर तो वो बंदा डर के मारे जल्दी उठ जाता है। वो फाइनेंस मिनिस्टर कहता है क्या मेरी शक्ल इतनी खराब है कि तुम मुझे मारना चाहते हो? तभी वो बंदा उठकर कहता है तुम सबने मुझे पकड़ रखा है, ये कौन सी नाइंसाफी है? तो एमसी कहता है तुमने 2 साल से पैसे समय पर जमा नहीं करवाए और तुम हमसे ऐसी उम्मीद कर रहे हो, हमें हमारे पैसे वापस लौटाओ। तो वो बंदा भी कहता है तुम किन पैसों की बात कर रहे हो? तो एमसी उसकी तरफ वो पैसों के कागजात फेंक के मारता है और एमसी कहता है ये रिकॉर्ड है बहुत सारे पैसों का और तुम्हें ये पैसे हमें लौटाने हैं। ये उन चीजों के पैसे हैं जो तुमने हमसे खरीदी थी और अब बहुत सारा पैसा हो चुका है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर तुमने इसे जमा नहीं करवाया तो पूरा का पूरा हाउस होल्ड हमारा हो जाएगा। तभी वो बंदा कहता है तुम कमीने, तुम क्या सोचते हो मुझे पता नहीं चलेगा? ये डॉक्यूमेंट तो नकली है। अभी मुझे पता चला है कि तुम्हारे फाइनेंस पवेलियन में आग लग गई थी और सारे के सारे रिकॉर्ड्स जल चुके थे, तो ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर वो गार्ड भी कहती ये कितना मुश्किल भरा है। और वो मिनिस्टर भी कहता है अब मुझसे रुका नहीं जा रहा और चाकू निकालने लगता है। तभी एमसी अपने बेट को नीचे गिराता हुआ कहता है क्या ये नकली है? और उस कागजात को दिखाता हुआ कहता है इसे ध्यान से आंखें खोल के देखो, ये सील तुम्हें नजर नहीं आ रही? उसे देखकर वो बंदा अपने मन में सोचता है ये तो मुझे असली लग रही है। तभी वो दोबारा सोचता है लेकिन ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा। मैंने तो सुना था कि उन दुवोंग मर्चेंट ग्रुप के लोगों ने आग लगाती है, तो क्या उन्होंने मुझसे झूठ कहा था? लेकिन क्यों? लेकिन वो मुझसे ऐसा क्यों कहेंगे? तभी एमसी कहता है कचरे कचरे कचरे। तो वो कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो एमसी स्माइल करता हुआ कहता है तुम्हारे छोटे से दिमाग में बस कचरा भरा है। ये सुनकर वो बंदा भी गुस्सा हो जाता है और एमसी उसे घूरता हुआ कहता है तुम बहुत ही ज्यादा बेकार हो, मुझे नहीं लगता तुम्हारा स्टाफ भी तुम्हें पसंद करता होगा। तभी पीछे से उसका मैनेजर आता हुआ कहता है मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी एमसी मैनेजर की तरफ देखता है। वो मैनेजर एमसी से कहता है मेरा नाम है शियून सुचांग, मैं चीफ मैनेजर हूँ इस लोटस कोर्ट हाउस का। उसे देखकर एमसी अपने मन में सोचता है ये तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड पर्सन था, इसने पूरे का पूरे हुबेई शहर में सबसे ऊपर अपने कोर्ट को पहुंचा दिया था और ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पर्सन माना जाता है। एमसी उसे ग्रेट करता हुआ कहता है तो आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ ईयून से हो मर्चेंट ग्रुप का सेकंड सन। तभी वो बंदा एमसी से कहता है कृपया इधर देखिए, ये है वो किताब जिसमें अकाउंटिंग की जाती है, इसका 7वां पेज देखिए, हर कोई इसे ही देखता है। तभी वो बंदा चिल्लाता हुआ कहता है चीफ मैनेजर से हो, क्या तुम मरना चाहते हो? अगर तुमने एक भी शब्द कहा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी पीछे से गार्ड गुस्से में उसे देखती है और उसके सर पर तलवार रख देती है, जिसे देखकर वो बंदा डर जाता है। फिर वो मैनेजर एमसी से कहता है यंग मास्टर मुझे हमारे बिग बॉग मास्टर से बात करनी है। तो एमसी भी कहता है हाँ बात कर लो। तो वो उनके पास जाता है और कहता है हाउस मास्टर बेक अब सब खत्म हुआ। तो वो भी कहता है क्या
तो वो कहने लगता है आपने सारी की सारी लाइनें क्रॉस कर दी है। और वो बताने लगता है पहले आपकी एवरेज एबिलिटीज थी प्रीवियस मास्टर की तरह, लेकिन लोगों ने आपके बारे में बातें करी और आपके बारे में बुरा भला बोला, जिसे मैं भी सुन रहा था। मुझे लगा कि आप अपने फादर से भी आगे निकल जाएंगे, लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी। आप ऐसा क्यों बने? तभी हमें उस यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि शांति से बैठा हुआ उन लोगों के बारे में कर रहा था। वो कमीने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? वो मुझे मेरे फादर से कंपेयर करते हैं और वो उससे भी कहता है तुम्हारा क्या सोचना है, मैं क्या मेरे फादर के पोजीशन के लायक नहीं हूँ? और ये सब बातें वो उसे बता रहा था। तभी वो जाते हुए कहता है अब सब खत्म हुआ मास्टर बेंग, अब मुझे गलती हो रही है क्योंकि मैंने आपसे संबंध बनाने की कोशिश करी। तो पीछे से वो कहता है तुम कमीने। तभी वो मैनेजर एमसी को दस्तावेज देते हुए कहता है इन्हें चेक कीजिए। तो एमसी भी कहता है थैंक यू और उन्हें ले लेता है। फिर उन्हें देखता हुआ अपने मन में सोचता है ये तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार कर रहा है, ये इलीगल गैम्बलिंग स्टोर भी चला रहा था और ये एक वेश्यालय भी चला रहा था, वो भी बुरी तरह से। तभी एमसी के पिता कहते हैं क्या तुम्हें कुछ मिला है इसे? हो तो एमसी भी कहता है हाँ, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, आपको भी इसे देख लेना चाहिए। और एमसी उसके पिता के सामने झुकता हुआ कहता है आपका मुझे भरोसा करने के लिए शुक्रिया। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था वही हुआ ना? एमसी के फादर भी कहते हैं अच्छा काम किया सुहो। तभी एमसी कहता है इन दस्तावेजों में कुछ अजीब है, तो आप भी इन्हें देख लीजिए। तो एमसी का फादर कहता है उसने कहा कि वो एक और पवेलियन बना रहा है, शायद ये भी भ्रष्टाचारी ही होगा, तो तुम्हें इसे देख लेना चाहिए। वो रूमर गलत नहीं हो सकते, कोई तो वहाँ मास्टरमाइंड है तो इन सभी चीजों के पीछे छुपा हुआ है और इसमें डोवुंग मर्चेंट ग्रुप भी शामिल है। फिर हमें एमसी को जाते हुए दिखाया जाता है उसकी बनाई हुई दूसरी बिल्डिंग में। एमसी अपने मन में सोचता है क्या इसमें वो मर्चेंट ग्रुप भी शामिल हो सकता है? अगर देखा जाए तो डोवुंग मर्चेंट ग्रुप व्हाइट हेवन मर्चेंट ग्रुप से शामिल है जो कि मुरिम अलायंस के अधीन है। तभी एमसी उसकी तरफ देखता हुआ अपने मन में सोचता है इस बार मुलिम अलायंस क्या प्लानिंग कर रहे होंगे। तभी एमसी की गार्ड एमसी से कहती है आप मुझे इस पवेलियन के बारे में जरूर बताएं, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो एमसी भी कहता है मुझे माफ करना पहले तुम्हें बेहोश करने के लिए। तो वो कहती है कोई बात नहीं, कृपया मुझे सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करे। तो एमसी कहता है मैं भी इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर तो उसकी गार्ड सर पकड़ती हुई कहती है मन तो कर रहा है कि इनको मुंह पर मुक्का मारूं। तभी वो मैनेजर कहता है मास्टर बेग का दूसरा पवेलियन आ चुका है, ये एक ऑर्डिनरी पवेलियन है लेकिन यहाँ पर अजीब सी ठंडी हवाएं चल रही है। तभी एमसी कहता है तुमने कुछ नोटिस किया? तो उसकी गार्ड कहती है मैंने तो कुछ नोटिस नहीं किया। तो वो भी कहता है चलो अंदर चले और वो अंदर आ जाते हैं। मैनेजर कहता है मैंने पहले इसे देखा था, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। और वो एक छुपी हुई जगह को एमसी को दिखाता हुआ कहता है मुझे अजीब लग रहा है, इधर आइए। और एमसी को अजीब लगने लगता है और एमसी लड़ाई के लिए तैयार होता हुआ कहता है जल्दी बाहर निकलो। तो एक नकाबपोश बंदी वहां से बाहर निकलती है। एमसी उसे देखकर कहता है तुम्हारी आइडेंटिटी बताओ। तो वो एमसी को देखती है, अपना चाकू निकालने लगती है। एमसी उन दोनों से कहता है अपना ध्यान रखना। तभी वो बंदी एमसी पर अटैक कर देती है। एमसी उस अटैक को अपने चाकू से रोक लेता है और सोचता है ये कितनी तेज है और दोनों लगातार फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। एमसी उसके फाइट के अंदाज को देखकर अपने मन में सोचता है इसके पैर वो कितने धीमे हैं लेकिन इसकी स्ट्राइक वो तेज है, ये एक मास्टर है। तभी वो बंदी अपनी स्किल का यूज करने लगती है। वो गार्ड भी करती है यंग मास्टर और उसे हटा देती है बीच में आकर। तभी वो पीछे आ जाती है और वहां से भाग जाती है और जाते वक्त एक बम फेंक कर जाती है जिसे देख लेता है एमसी और कहता है जल्दी नीचे झुको। तभी वो बम वहां पर फूट जाता है। एमसी कहता है मैनेजर तुम ठीक हो ना? तो वो भी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और वो अपने मन में सोचता है ये कोई फायर बम नहीं बल्कि एक स्मोक बम था, वो बस इस जगह से भागना चाहती थी। अच्छा हुआ वो हमारे पास ज्यादा देर तक नहीं रुकी, वरना हम खतरे में पड़ सकते थे। तभी वो मैनेजर कहता है मुझे नहीं पता कि मास्टर ने इसके अंदर क्या छुपाया है, लेकिन ये जगह हमारे मेन लोटस कोर्ट से जुड़ी हुई है। तभी एमसी भी उसे देखता हुआ अपने मन में सोचता है हाँ ये सच कर रहा है, जमीन के अंदर एक फ्लोर के अंदर सुरंग बनाना ये अजीब है। तभी एमसी उसके गार्ड से कहता है बाहर नजर रखना। तो उसकी गार्ड भी कहती है मैं समझ गई। फिर एमसी उसे देखता हुआ अपने मन में सोचता है ये डोर मुझे किसी चीज की याद दिला रहा है। तभी ये डोर किसी चीज से जुड़ा हुआ है। तभी एमसी उसे देखता हुआ अपने मन में सोचता है फादर सही कर रहे थे, इस चीज में तो डिवोन
मर्चेंट ग्रुप भी शामिल है और गाइज उस मर्चेंट ग्रुप का वहां पर निशान बना हुआ था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है यूनहे मर्चेंट गिल्ड के मेन पवेलियन में, जहां पर एमसी का फादर कहता है हमने टनल ढूंढ ली है जिसमें दोनों के दोनों हाउस कोट जुड़े हुए थे और उस पर डोवुंग मर्चेंट गिल्ड ग्रुप का भी निशान था। तभी वो अफेयर्स मिनिस्टर कहता है हमें उसे बेच देना चाहिए। तो एमसी कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहता है क्यों नहीं? तो एमसी कहता है आप मेरी बात को समझिए, अगर ये हाउस कोट हमारे पास रहा तो वहां पर आने वाले ऑफिशियल्स के साथ हमारी दोस्ती हो सकती है और हमारे कनेक्शन तो बहुत ही अच्छी तरह से बनेंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो उसका फादर भी कहता है हाँ, और वहां से हमें एक अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। और इस चीज से तो उसके फादर भी एग्री थे। तभी एमसी भी कहता है बिल्कुल सही, और हम उस मैनेजर को ही वहां पर लगा देंगे, वो बहुत ज्यादा काबिलियत रखने वाला है। तो अफेयर्स मिनिस्टर भी कहता है हाँ बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री हूँ, वो मैनेजर बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसकी कैपेबिलिटीज मैंने देख रखी है। और फिर वो अपनी जीभ बाहर निकालते हुए कहता है मैं उसे अपने साथ काम करवाना चाहता हूँ। और गाइस अचानक ही उस मैनेजर को ठंड लगने लग जाती है। तभी एमसी अपने मन में सोचता है सही, ये वही चेहरा है। तभी एमसी के फादर कहते हैं फिर भी शिहो ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया, इसलिए उसे रिवॉर्ड के तौर पर छुट्टियां मिलती है। और उसके फादर उस मिनिस्टर से भी कहते हैं तुम्हें भी कुछ दिन की छुट्टियां मिल जाएगी, आराम करना। लेकिन वो मिनिस्टर एमसी की तरफ देखता है और उसे देखते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं। ये देखकर तो एमसी का फादर सर पे हाथ रखता हुआ कहता है सुहो तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे हैंडल करता हूँ। तो एमसी भी कहता है ठीक है और वहां से जाने लगता है। तभी जैसे ही मिनिस्टर एमसी के पीछे आता है तो उसके फादर उसे पकड़ लेते हैं बड़े ही फनी वे में। फिर एमसी बाहर आता है और अपने मन में सोचता है ये गोश्त की तरह है जो कि पिछली बार पवेलियन में काम करते करते मारा गया था। तो ये बात वो गार्ड भी सुन लेती है और कहती है गोश्त कहाँ पर है? तभी एमसी कहता है कुछ बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तो वो कहती है आप तो भूत के बारे में बात कर रहे थे ना। तभी एमसी अपने मन में सोचता है इस बार मैंने उस जगह का पता लगा लिया था जहां पर नोबल्स ने मिलकर उनका साथ दिया था, तो अब हमारे पास है अपॉर्चुनिटी और मैं ये जंग जीत चुका हूँ। और एमसी स्माइल करता हुआ कहता है इस बार मैंने मुरीम अलायंस के कमीनों को पूरी तरह से रोक दिया। तभी वो गार्ड अपने मन में सोचती है जरूर इनके शरीर में भूत घुस गया है। फिर एमसी अपने मन में सोचता है वो बंदी खून थी, मुझे उसके देखना चाहिए था, वो हमारे लिए खतरा बन सकती है। फिर एमसी उसका विचार हटाते हुए अपने मन में सोचता है कोई बात नहीं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है मुझे ताकतवर बनना होगा। धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और भी ज्यादा ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट आते जाएंगे, तो मुझे मास्टर को ढूंढना पड़ेगा मेरे पिछले लाइफ के। और उसके मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बड़े ही दुखी वे में कर रहे थे, काश मैं जल्दी पहुंच चुका होता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। तभी एमसी को चीजें याद आती है और वो उस गार्ड से कहता है आज कौन सा दिन है? तो भी कहती है हाँ। तभी एमसी दिन जोड़कर कहता है हाँ आज का ही तो वो दिन है, और भागने लगता है। और अपने मन में सोचता है मैं लेट नहीं हो जाऊं, मुझे जल्द से जल्द एक्सीडेंट होने से रोकना होगा बेम्बू फॉरेस्ट में। और एमसी उस गार्ड से कहता है मैं आगे जा रहा हूँ, जल्दी उस वेद को लेकर आओ। तो वो गार्ड भी वेद की तरफ देखती है। तभी एमसी अपने मन में सोचता है मुझे कैसे भी करके उसके बड़े बेटे को बचाना ही होगा। वो खेलते खेलते चोट लग गई बम्बू के सहारे और वो मारा गया, लेकिन अब मैं इसे नहीं होने दूंगा। और एमसी वहां पर जंगल के बीच में पहुंच जाता है। तभी हमें उन दोनों को दिखाया जाता है बड़ा भाई और छोटा भाई। छोटा भाई कहता है प्लीज प्लीज कोई तो हमारी मदद करो, और जंगल में चिल्लाते हुए हेल्प मांगने लगता है। ये चीज एमसी भी सुन लेता है। और फिर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है उसी छोटे वाले भाई की तरफ जो कि कहता है मुझे माफ कर दो भैया, ये मेरी गलती है, हमें यहाँ पर खेलने नहीं आना चाहिए था। तभी एमसी उस लड़के के सर पर हाथ रखता है और कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम ही हो जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आ पाया तुम्हारी आवाज के द्वारा। तो वो बच्चा भी रोते हुए एमसी को देखने लगता है। तभी वहां पर आ जाती है उसकी गार्ड वेद को लेकर, और वो वेद उसके भाई को देखने लगता है। फिर एमसी उस रोते हुए बच्चे से कहता है सब कुछ ठीक है, तुम्हारा भाई भी ठीक हो जाएगा। और अपने मन में सोचता है अच्छा हुआ मैं सही समय पे पहुंच गया। तभी हमें उस यूनहे मर्चेंट ग्रुप के मेडिकल पवेलियन को दिखाया जाता है जहां पर एमसी उसके बड़े भाई को ला चुका था। और वो अपने मन में सोचता है अगर मैं लेट हो जाता तो ये आज मारा ही जाता मेरे पिछले जीवन की तरह, और मैं मास्टर को हंसते हुए भी नहीं देख पाता। अपने बेटे को दफनाने का दर्द ये कितना ज्यादा बुरा है, पर लेकिन मैंने इस समय उसे बचा लिया। तभी वहां पर
एक बंदा आने लगता है जिसे देखकर एमसी कहता है वो आ चुके हैं। और वो बंदा आते ही अपने बेटे को देखता है। एमसी उन्हें देखता हुआ कहता है जैसा कि मुझे लगा था ये अभी स्कॉट मिशन से लौट कर आए हैं। और एमसी उससे कहता है हेलो मेरा नाम है सुहो यूनहे मर्चेंट ग्रुप से। मैं रास्ते से निकल रहा था तभी मैंने बेम्बू फॉरेस्ट के अंदर इस लड़के को पड़े हुए देखा तो मैंने इसकी मदद कर दी। तो एमसी का मास्टर भी एमसी को ग्रेट करता हुआ कहता है थैंक यू सो मच। मैं आपका कहते शुक्रिया करूं, मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, आपने मुझे एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तो एमसी भी कहता है नहीं नहीं नहीं, यह पूरी तरह से इनफ है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो इसके भाई के कारण है, उसने ही उसके खून रोकने में मदद करी। तो उसका फादर दोबारा अपने लड़के को देखता है और एमसी को ग्रीट करते हुए कहता है आप कितने ज्यादा दयालु हो, मैं आपकी दयालुता को रीपे करना चाहता हूँ सचमुच। तो एमसी भी कहता है डोंट वरी, ये तो मेरी बस एक मदद थी। और अपने मन में सोचता है मुझे मास्टर से यही उम्मीद थी। तभी एमसी हाथ पकड़ता है तो मास्टर को कुछ फील होता है और उसका मास्टर एमसी से कहता है मुझे तुमसे एक प्राइवेट बात करनी है तो कहीं और चले। तो एमसी अपने मन में सोचता है क्या कुछ बात। फिर एमसी का मास्टर कहता है हमें कई और जगह पर जाना होगा, मुझे बात करनी है तुम्हारी अजीब फिजिक के बारे में। और हमारे इस सीरीज के 1 से लेकर 10 चैप्टर एक्सप्लेन हो चुके हैं। तो अगर इस सीरीज पर अच्छे व्यूज आए तो मैं न्यू चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके बाय बाय।